नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से अपने उसी निर्धारित समय पर आप सभी के लिए एक शानदार पहले की एग्जाम में आया हुआ पेपर है और उसी को अपन यहाँ पर हल करेंगे। देखेंगे यहाँ पर जीके और जनरल साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए और जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ाने का मैं आपको यहाँ पर प्रयास करूंगा। कहने का मतलब मैं केवल आंसर ही नहीं बताऊंगा आपको, यहां पर इनके आंसरों के साथ साथ और भी बहुत सी जानकारियां नई नई मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। तो दोस्तों कहीं नहीं जाइए, जुड़े रहिए आप यहां पर और देखते रहिए कि आपको यहां पर कैसे कैसे शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और दोपहर 12 बजे आपको यहां पर वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मैंने मेरी प्लेलिस्ट में भी इसके क्वेश्चन बना रखी हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ यहां पर, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? दोस्तों हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी में भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, 3 बार भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने वाले कौन है? मेजर ध्यानचंद। इसी वजह से उनको हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म है वो 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। और दोस्तों आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद के जन्म अवसर, जन्म तिथि, जो जन्मदिन है 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था, इसलिए दोस्तों प्रतिवर्ष मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। साथ ही मेजर ध्यानचंद की जो मृत्यु है वो हुई थी 3 दिसंबर 1979 को। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1979 को उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ खास जानकारियां इस हॉकी से संबंधित खेल में है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहां पर यह भी दोस्तों पूछ जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद का संबंध निम्न में से कौन से खेल से रहा है? तो इनका संबंध किससे रहा है? इनका संबंध हॉकी से रहा है और इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। दोस्तों अगर आप आर्मी जीडी कलरक ट्रेडमेंट टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को भारत में इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है या भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जिनको जाना जाता है? तो वह बेंगलुरु है अथवा ये बेंगलोर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर अथवा बेंगलुरु है। इनको दोस्तों भारत की इलेक्ट्रॉनिक शहर, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी या फिर दोस्तों एक और भी नाम से जानते हैं, इनको कहा जाता है सिलिकॉन वैली। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। इनको दोस्तों बेंगलोर को एक और भी नाम से जानते हैं, याद रखना, बेंगलोर को कहा जाता है भारत की आईटी राजधानी। भारत की आईटी राजधानी आपसे पूछा जाए तो भारत की आईटी राजधानी भी कौन है? बेंगलोर ही है। बेंगलोर को भारत की आईटी राजधानी के रूप में जानते हैं। क्यों कहा जाता है? इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों इसकी वजह है कि बेंगलुरु जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात के रूप में संपूर्ण भारत में जाना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो है उनके निर्माण में संपूर्ण भारत में जाना जाता है। इसकी वजह से इनको इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, इलेक्ट्रॉनिक शहर सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वैसे मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना, एक ऐसा स्थलीय भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उस स्थलीय भाग को, उस जमीन को दोस्तों क्या कहते हैं? उस जमीन को प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। याद रखना आपको यहां पर ये। अच्छा, अरब प्रायद्वीप जो है ये दुनिया का सबसे बड़े प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपने नाम सुना होगा इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, जो देश आते हैं वो सभी अरब प्रायद्वीप के देशों में ही गिने जाते हैं। ग्रीनलैंड प्रायद्वीप नहीं, ग्रीनलैंड एक द्वीप के रूप में दोस्तों इसको जानते हैं। ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड वर्तमान में किसके अधिकार में आता है? तो ये डेनमार्क के अधिकार में आता है। किनके अधिकार में आता है? ये डेनमार्क के अधिकार में आता है। कौन? ग्रीनलैंड। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको यहां पर याद ही रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और साथ ही पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों रिप्लाई जरूर करेंगे। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई खर्चा आने वाला नहीं है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूं कि आप मुझे कमेंट करके ही नहीं बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आपको पता है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दोस्तों अनुच्छेद 155 के अनुसार, अनुच्छेद कितना? 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों आपने सुना होगा अनुच्छेद 153 का नाम भी आपने सुना होगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। साथ ही दोस्तों एक राज्यपाल एक है और एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये एक बार रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में पूछा गया था। क्या एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, बनाया जा सकता है। ये आपको याद ही रखना है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये निम्न में से कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह अनुच्छेद 153 में लिखा गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। और राज्य में राज्यपाल जो होता है वो एक केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। राज्यपाल की नियुक्ति साधारणतया 5 वर्ष के लिए ही की जाती है। याद रखना दोस्तों, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो साधारणतः कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा भी सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यपाल को निम्न में से कौन हटा सकता है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति जब चाहे उसको पद से हटा सकता है। इसके अलावा समय से पहले राज्यपाल अपना इस्तीफा भी दे सकता है। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों सभी यहां पर याद रखने, क्योंकि ये सभी बार बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको यहां पर बताए हैं। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट से, जहां पर आर्मी जीडी मॉडल पेपर के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आप वहां से मुझे पर्सनली इस तरह की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह की वीडियो और क्लास भी प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लूटो को ग्रह की सूची से कब हटाया गया? दोस्तों ये आपको शायद पता होगा कि अगस्त 2006 में। कब? अगस्त 2006 में। कितनी अगस्त को? 24 अगस्त 2006 से पहले प्लूटो ग्रह हुआ करता था। और वो कौन से ग्रह की श्रेणी में? 9 ग्रह हुआ करते थे। उस समय आपको पढ़ने को मिलता, पुरानी किताबों में पढ़ने को मिल जाता है दोस्तों कि ग्रहों की संख्या 9। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए ग्रहों की संख्या है तो कितनी है? 8 है। 24 अगस्त 2006 से पहले प्लूटो, अथवा प्लूटो को यम के नाम से भी जानते हैं, मतलब उसको यम ग्रह भी कहते हैं। 24 अगस्त 2006 से पहले प्लूटो एक ग्रह हुआ करता था। लेकिन प्लूटो ग्रहों की जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सभी विशेषताएं नहीं रखने के कारण अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संघ की मीटिंग में यह निर्णय किया गया कि प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए प्लूटो को बोने ग्रहों में रख दिया जाता है। वर्तमान में प्लूटो अथवा यम है वो कैसा ग्रह है? एक बोना ग्रह है। याद रखना 24 अगस्त 2006 को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि प्लूटो ग्रह की खोज कब हुई थी, तो प्लूटो ग्रह की खोज हुई थी सन 1930 में। कब हुई थी? सन 1930 में। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्लाइड डब्ल्यू टॉम बॉग। उनका नाम क्या था?
क्लाइड डब्ल्यू टॉमबर्ग उनका नाम था और उन्होंने प्लूटो ग्रह की खोज सन 1930 में की और 24 अगस्त 2006 को इसकी मान्यता क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। कितना अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी के एक विशेष सूचना और भी है, कल के एक नोटिफिकेशन में संपूर्ण राजस्थान के लिए क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और डी फार्मा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी आज से उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जुलाई माह में अजमेर शहर में बने ग्राउंड में उसकी रैली भर्ती का आयोजन होगा। उससे पहले ही आप फिजिकल की एक अच्छी तैयारी करते रहें और साथ साथ में इस प्रकार की क्लास को भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आपकी टेस्ट की तैयारी बेहतर हो सके, आपकी वर्दी का सपना साकार हो सके। और क्यों नहीं होगा दोस्तों, मैं आपके लिए तैयार हूं, प्रतिदिन लेकर आता रहूंगा इसी प्रकार के क्वेश्चन और आपको निश्चित रूप से मैं फौजी बनाकर ही रहूंगा, ये मेरा वादा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने फ्रांस से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है? तो दोस्तों बहुत चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन, वो राफेल विमान खरीदा गया था। भारत ने कौन से देश से फ्रांस सरकार से खरीदा गया? ये जो समझौता है, ये रक्षा सौदा है, ये दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस सरकार के मध्य एक सैन्य समझौता सौदा हुआ था। 59,000 करोड़ रुपए में 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान भारत सरकार किससे खरीदेगी? फ्रांस से खरीदेगी। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि राफेल नामक जो लड़ाकू विमान है, जो घातक लड़ाकू विमान है, यह कौन सी कंपनी बनाती है? तो दोस्तों ये कंपनी तो कौन से देश की है? फ्रांस देश की है। कंपनी का नाम क्या है? नोटबुक में लिख लेना, कंपनी का नाम है दसोल्ट एविएशन। दसोल्ट एविएशन नाम की कंपनी राफेल विमान बनाती है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, 5 राफेल विमानों का एक पहला बेड़ा भारत कब पहुंचा था? तो 28 जुलाई 2020 को। कब? 28 जुलाई 2020 को भारत में पहला राफेल विमान आ चुका था। याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में राफेल विमान कब आया? तो ये 28 जुलाई 2020 को भारत में पहुंचा। 36 विमान आने थे, उसमें से 5 विमान 28 जुलाई 2020 को भारत में पहुंच गए थे। बहुत ही घातक लड़ाकू विमान है। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको मौका मिलेगा वहां पर सेना में इस प्रकार की राफेल विमान, MiG-21, MiG-23, सुखोई, MiG-27, इस तरह के विमान आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और क्यों नहीं मिलेंगे दोस्तों, जब आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और भी कुछ जानकारी आपको मैं यहां पर देता हूं। MiG-21 क्या है? तो दोस्तों MiG-21 का पूरा नाम है मिकोयान गुरेविच। इसका पूरा नाम क्या है? मिकोयान गुरेविच, GUREVICH, ये इसका पूरा नाम है MiG-21 का। इसका निर्माण, MiG-21 का निर्माण कौन सा देश करता है? तो ये रूस का एक घातक विमान है, ठीक है। इस तरह दोस्तों सुखाई 30 जो है ये भी रूस के द्वारा ही बनाया गया है, एक घातक लड़ाकू विमान है दोस्तों। यह एक फाइटर प्लेन है और याद रखना ये 12 टन युद्धक सामग्री, 12 टन युद्ध की सामग्री लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, लोड कर सकता है, इतनी क्षमता है सुखोई 30 में। ये भी भारत के पास है, भारतीय कंपनी और रूसी कंपनी ने मिलकर इसको बनाया है। और MiG-27 जो है ये भी एक रूसी लड़ाकू विमान है, भारत के पास भी है। और इसने प्रथम उड़ान कब भरी थी? तो सन 1970 में MiG-27 ने प्रथम उड़ानें भरी थी। इन सब के बारे में याद कर लेना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन 100% यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है? दोस्तों आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया जाता है एक तो शांति के क्षेत्र में, एक दिया जाता है ये साहित्य के क्षेत्र में, एक दिया जाता है ये भौतिकी के क्षेत्र में, एक दिया जाता है ये रसायन के क्षेत्र में, एक दिया जाता है ये चिकित्सा के क्षेत्र में और एक दिया जाता है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा नहीं ऑप्शन। देखिए रसायन भी है, भौतिकी भी है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। शांति, लिख लो दोस्तों इनको अपनी नोटबुक में, क्योंकि लगभग एग्जाम में पूछ जाता है
शांति, साहित्य, भौतिकी, रासायनिक, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर अपना क्या क्या हो गया, ए हो गया। चलो इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वे की राजधानी स्वीडन जो है उसके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल। उनकी याद में प्रति वर्ष जो है शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार विश्व का एक सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों, और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख डॉलर की राशि दी जाती है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण राशि है, 10 लाख डॉलर की राशि भी इसके तहत दी जाती है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 में की गई थी। याद रखना पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो सन 1901 में रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक हेनरी, नाम है इनका हेनरी ड्यूनेट, मेरे पेन चलने में कुछ मिस्टेक है, हेनरी ड्यूनेट और उनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था फ्रेडरिक पैसी। इन दोनों को संयुक्त रूप से पहला नोबेल पुरस्कार सन 1901 में दिया गया था। आपसे पूछ जाए एग्जाम में कि किसकी याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। 1901 में शुरू किया, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दोस्तों कौन सा है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हालांकि अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है और भी कुछ पुरस्कार हैं जो खेल पुरस्कार हैं, लेकिन सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है वो कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर इस खेल पुरस्कार का नाम रखा गया। ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार कौन देता है, तो दोस्तों यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक तो कौन सा, खेल और युवा जो मंत्रालय है, खेल युवा मंत्रालय जो है यह प्रतिवर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देता है, जो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार के तहत 25 लाख की राशि दी जाती है। कितनी राशि, 25 लाख की राशि दी जाती है। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत सन 1991 और 92 को की गई थी, और भारत में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये किनको दिया गया था, तो ये एक शतरंज के खिलाड़ी थे जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है, विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज खेल के खिलाड़ी हैं, उनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1991-92 में इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई। तो बहुत सी जानकारी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर दी है। अगर आप इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज दोपहर को 12 बजे और शाम 7:15 बजे लाइव क्लास में जुड़ जाएं। आपको वहां पर जीके और जनरल साइंस के मिलेंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो आपकी वर्दी का सपना निश्चित रूप से 100% साकार करेंगे। सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया, तो दोस्तों सूचना पाने का जो अधिकार विधेयक जो है, अधिनियम है, ये जून 2005 को पारित किया गया था। तिथि आपसे पूछे तो 15 जून 2005 को पारित किया गया था। दोस्तों इसे लागू कब किया गया था, देखो यहाँ तो पारित पूछा गया है, ये संसद के द्वारा पारित किया गया था, लेकिन ये पूछा जाए कि यह सूचना पाने का अधिकार है ये कब लागू कब किया गया, तो दोस्तों याद रखना यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था सभी धाराओं के साथ। सूचना पाने को अधिकार को दोस्तों आरटीआई भी कहते हैं, मतलब आरटीआई का मतलब यह है राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई का पूरा नाम क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह इस अधिनियम के तहत प्राप्त कर सकता है, और वह डिपार्टमेंट उसको 30 दिन के भीतर उसे सूचना देनी होगी, ये निश्चित किया गया है। तो वह है सूचना पाने का अधिकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में वीरता पुरस्कार कितने प्रकार के दी जाते हैं, तो दोस्तों भारत में वीरता पुरस्कार कितने हैं, 8 प्रकार के पुरस्कार हैं, मिलेंगे आपको निश्चित रूप से। आप सेना में आप जाएंगे, भर्ती होंगे, वहां आपको सुनने को मिलेगा दोस्तों, एक तो परमवीर चक्र, नाम सुना होगा आपने, परमवीर चक्र, महावीर चक्र नाम सुना होगा आपने, और वीर चक्र, ये 3 तो जो पुरस्कार हैं, गैलेंट्री अवार्ड जो है दोस्तों, ये निर्धारित कर दिए थे 26 जनवरी 1950 को।
कब कर दिए थे? 26 जनवरी 1950 को। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र उस समय 3 निर्धारित किए। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 4 जनवरी 1952 को 3 पुरस्कार और निर्धारित किए गए, वीरता पुरस्कार निर्धारित किए गए। कौन सा? नाम देखो उनका, सीधा आपको याद रख लेना है। अशोक चक्र 1, अशोक चक्र कक्षा 2, अशोक चक्र कक्षा 3। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, सन 1967 में इनके नाम बदल दिए गए। कब? सन 1967 को इनके नाम बदल दिए गए। अशोक चक्र 1 था, इसका नाम कर दिया अशोक चक्र। ठीक है। अशोक चक्र 2 था, इसका नाम कर दिया कीर्ति चक्र। क्या कर दिया? कीर्ति चक्र। और नंबर 3 कर दिया शौर्य चक्र। क्या कर दिया? शौर्य चक्र। तो दोस्तों परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये 6 प्रकार के वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बड़ी शानदार, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जानकारियां यहाँ पर दोस्तों आपको मिल रही है। जुड़ेंगे आप अगर आप हमारे चैनल से, तो आपको हमेशा इसी प्रकार की जानकारियां मिलती रहेंगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों आपको पता होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके मनाने की जो 7 अप्रैल 1947 से इसकी शुरुआत हुई थी और पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना आपको यहाँ पर, वैसे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में कितने महाद्वीप है? तो दोस्तों विश्व में 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है विश्व में। नाम सुने, जैसे एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और जनसंख्या सबसे ज्यादा रखता है। यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अथवा उसको ओसेनिया भी कहते हैं, और उसी के साथ अंटार्कटिका। इस तरह के 7 महाद्वीप है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, याद कर लेना, याद रह जाएगा। राष्ट्रपति पद धारण करने की न्यूनतम उम्र क्या है? कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बने उसके लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल। दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए भी कितनी उम्र निर्धारित की गई है? 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर उपराष्ट्रपति के पद का से पूछा जाए तो भी कितने साल है? 35 साल। और राष्ट्रपति के लिए भी कितना है? 35 साल ही माना गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। दोस्तों वर्तमान समय की अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो दोस्तों वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या है 466। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अनुसूची कितनी है तो 12 है। और भाग आपसे पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में भाग कितने हैं तो 24 भाग हैं। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय अनुच्छेद कितने थे, तो उस समय अनुच्छेद थे 395 जब संविधान बना था। भाग कितने थे? भाग 22 थे। वर्तमान में 24 है, उस समय भाग कितने थे? 24। वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं और जब संविधान बना था मूल संविधान में कितनी है? 8 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 8। मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। वर्तमान समय में 466 अनुच्छेद, 12 भाग यानी 24 भाग और 12 क्या है? अनुसूचियां हैं। ध्यान रखना। देखते हैं अब साइंस के क्वेश्चन दोस्तों। अब साइंस स्टार्ट हो चुकी है। देखिए प्रत्येक बार एग्जाम में एक रासायनिक सूत्र पूछ जाता है। कल की अपनी क्लास में भी मैंने एक रासायनिक सूत्र पूछा था और आज भी मैं आपसे यहां पर एक रासायनिक सूत्र पूछ रहा हूं। तो यहां पर पूछा है नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl कहा जाता है नमक का रासायनिक सूत्र। भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों भोजन की ऊर्जा कैलोरी इकाई के द्वारा मापी जाती है। याद रखना केल्विन और सेल्सियस ये दोनों तापमान मापने की इकाई है। सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है? सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई दोस्तों क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक
इकाई है। देखते हैं गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है। तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होती है, मीथेन होती है। याद रखना, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा चुका है। ये एसएससी जीडी में, एसएससी 10+2 में, एसएससी सीजीएल में, रेलवे ग्रुप डी में, राजस्थान पुलिस एसआई और आर्मी जीडी, कलरक, टेक्निकल, ट्रेडमैन सभी प्रकार की शाखाओं में यहां से पूछे जाते हैं। गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो दोस्तों गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम होती है। और हीलियम गुब्बारे में भरने के बाद अगर हम गुब्बारे को छोड़ते हैं तो वो आसमान में उड़ जाता है, क्योंकि वो गैस होती है हल्की। फारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट मनुष्य का फारेनहाइट में सामान्य तापमान होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। कार्य की एसआई मात्रक क्या है, या कार्य की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों कार्य की एसआई इकाई क्या है, जूल है। याद रखना, एक एसआई इकाई जो है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है, और ये भी पहले बहुत बार पूछी जा चुकी है। सामान्यतः प्रोटीन में एमिनो अम्ल की संख्या होती है। तो सामान्य दोस्तों प्रोटीन में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मधुमेह रोग में किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। मधुमेह रोग कौन से हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की के द्वारा नियंत्रित होता है। याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं अगला साइंस का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस है। नोबेल गैस के बारे में पूछते हैं। आर्गन दोस्तों, आर्गन जो होती है यह एक नोबेल गैस के रूप में जानी जाती है। ये देखिए, पेरियोडिक टेबल में हमें तत्वों के बारे में क्या पता चलता है। पेरियोडिक टेबल के बारे में पक्का क्वेश्चन पूछ जाता है, और उस टेबल में तत्वों के बारे में हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो पेरियोडिक टेबल में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवा में प्रकाश की गति होती है। दोस्तों हवा में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हवा में प्रकाश की क्या होती है, गति होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों पीयूष जो ग्रंथि होती है वो शरीर में मस्तिष्क के नीचे की ओर होती है। कहाँ होती है, शरीर में मस्तिष्क के नीचे की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। बल्ब में ऑर्गन गैस भरी जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिस हड्डी के रूप में होती है, याद कर लेना। बड़ी कौन होती है, फीमर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पुरुष हार्मोन है। पुरुष हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनाइल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन होता है ये पुरुषों में पाए जाने वाला एक हार्मोन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस बिंदु पर तरल गैस में बदल जाता है। कौन से बिंदु पर तरल द्रव्य जो होता है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों वह किस बिंदु पर, वह क्वथनांक के बिंदु पर तरल है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं। कि दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। तो दूध में होता है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होता है। दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है और विटामिन क्या होता है, डी होता है। ओम नियम परिभाषित करता है। ओम जो नियम है वो दोस्तों क्या परिभाषित करता है, तो वह करता है विद्युत धारा को परिभाषित करता है। और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल जो होता है वो होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा होता है, वो फार्मिक अम्ल होता है। दोस्तों आज की क्वेश्चन और क्लास आपको कैसे लगी मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। इसमें आपको किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है। दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।